इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, देखिए कल हमने पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए कल वाले एग्जांपल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ये एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो चार्ज था जिसको मैं इंफिनिटी से लेकर के आ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चार्ज 5 कूलम का है, और इस चार्ज को यहाँ तक ए पॉइंट तक लाने में मेरे को 100 जूल का वर्क करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जब 5 कूलम चार्ज आ जाएगा तो इसके पास 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसके पास 100 जूल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर पूरे चार्ज को यहाँ तक लाने की बात की जा रही है तब बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। और अगर हम ये बोलेंगे कि पर यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, तो आप खुद सोचिए कि 5 कूलम चार्ज को लाने के लिए 100 जूल का वर्क करना पड़ता है। 5 कूलम चार्ज को यहाँ लाने के लिए 100 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो 1 कूलम को यहाँ पर कैरी करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लिखेंगे टोटल वर्क डन है 100 जूल का, और कितने चार्ज पे किया जा रहा है? तो आंसर है 5 कूलम चार्ज पे। इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 20 जूल पर कूलम। तो जब हम ये लिखेंगे 20 जूल पर कूलम, तब हम बात कर रहे होंगे किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो पूरे चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने की बात कर रहे हैं तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम बोलते हैं कि पर यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, दैट इज पोटेंशियल। तो बस ये डिफरेंस होता है इसमें। तो इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज करना है? पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी डेफिनेशन में क्या चेंज है? हमें बस ये ऐड करना है इसमें, पर यूनिट चार्ज पर जो वर्क डन किया जाएगा। सो आई विल राइट द डेफिनेशन। द वर्क डन in moving a unit test positive charge, in moving a unit test positive charge from infinity to that point in an electric field, from infinity to that point in an electric field. So this is the definition of electrostatic potential, कि पर यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इसके बेसिस पे हम लोग इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज मतलब डिवाइड बाय चार्ज लिखना है। पोटेंशियल को लिखा जाता है कैपिटल वी से, ये इसका सिंबल है कैपिटल वी। वर्क डन को हम लिखते हैं डब्ल्यू से, और यहाँ पर लिखा जाएगा इंफिनिटी से ए तक का वर्क डन है, डिवाइड बाय किस पे वर्क डन कर रहे हैं? तो आंसर है चार्ज पे। वो चार्ज का क्या नाम लिखा था हमने? वो चार्ज है क्यू। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यूनिट आपको अभी बताई थी मैंने यहाँ पे, जूल पर कूलम, वो यहीं से तो बनी है। कितना वर्क डन करना पड़ा उसको जूल में मेजर करेंगे, कितने चार्ज को मूव किया उसको कूलम में मेजर करेंगे। तो जूल पर कूलम का क्या नाम रखा गया है? जूल पर कूलम का नाम रखा गया है वोल्ट। किसके नाम पर? तो आंसर है एक साइंटिस्ट के नाम पर, एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर। एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर इसका नाम रखा गया है वोल्ट। ये एलेजेंड्रो वोल्टा कौन है? ये वही है जिन्होंने पहला सेल बनाया था। कैसे बनाया था पहला सेल? तो आंसर है इन्होंने दो मेटल की प्लेट्स को लिया था और उसके बीच में फ्रॉग जो होता है उसकी मसल्स को यूज किया था। तो एनिमल्स की मसल्स का यूज करके, मसल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, आयंस होते हैं। तो उन्होंने क्या किया? टिश्यू का यूज करके, एनिमल टिश्यू का यूज करके पहला सेल क्रिएट किया था। तो इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट बनाई गई है वोल्ट, एलेजेंड्रो वोल्टा के नाम पर, क्योंकि सबसे पहला सेल इन्होंने बनाया और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी स्टार्ट की। ओके, अच्छा अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं यूनिट से। क्या आएगा? देखिए वोल्ट हम इसको लिखते हैं जूल पर कूलम। जूल की जगह पर क्या लिख सकते हैं? जूल की जगह पर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में। कूलम की जगह पर लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज किसी कंडक्टर में से फ्लो होता है उसको करंट बोलते हैं।
तो ये टी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी लिख सकते हैं। आई इंटू टी का मतलब है एम्पियर सेकेंड। तो जूल की जगह पर लिखेंगे न्यूटन मीटर, कूलॉम के प्लेस पर लिखेंगे एम्पियर सेकेंड। अब इन सबके वैल्यूज को पुट करते हैं। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय मीटर था इसके, डिवाइड बाय क्या था, डिवाइड बाय था एम्पियर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, दिस इज मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड, सेकेंड क्यूब और एम्पियर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला V इज इक्वल टू, ऐसा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, किलोग्राम, किलोग्राम की जगह पर लिखेंगे m1, मीटर स्क्वायर L2 टाइम, ये सेकंड डाउन स्टेयर्स में अपस्टेयर्स में लागू तो s टू द पावर -3 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे t टू द पावर -3, और एम्पियर को अपस्टेयर्स में लाओगे सो दिस विल बी एम्पियर इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो हमने इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ये सब के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए फॉर्मूला यही है, डेफिनेशन यही है, बस इसमें इंफिनिटी से नहीं लेकर के आएंगे हम चार्ज को। चार्ज को कहां से कहां मूव करेंगे, तो आंसर है लो पोटेंशियल के पॉइंट से हाई पोटेंशियल के पॉइंट तक मूव करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें ये पहला चार्ज पड़ा है, ये एक क्यू चार्ज पड़ा है प्लस क्यू चार्ज, ये है ए पॉइंट। मैंने बोला यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का मतलब क्या है, 2 वोल्ट का मतलब है 2 जूल पर कूलम। तो एक कूलम चार्ज मूव करेगा कितनी एनर्जी से, 2 जूल की एनर्जी से। एक कूलम चार्ज मूव करेगा कितनी एनर्जी से, 2 जूल की एनर्जी से। तो जैसे ही मैं इस चार्ज को यहाँ से रिलीज करता हूँ, ये 2 जूल की एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और मेरे को इसका पोटेंशियल बढ़ाना है। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो आंसर है लो पोटेंशियल पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। तो मेरे को इसकी एनर्जी को बढ़ाना है, तो इसको ए से बी तक लेकर के आऊंगा, ये बी पॉइंट तक मैं इसको लेकर के आ गया। तो ए से बी तक मूव करने में मेरे को वर्क डन करना पड़ा, कितना वर्क डन करना पड़ा, मान लीजिए 10 जूल का वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर इसका पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट। इस पोटेंशियल को लिखेंगे VA से और इस पोटेंशियल को लिखेंगे VB से, और ये कौन सा पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। तो चार्ज को लो पोटेंशियल के पॉइंट से हाई पोटेंशियल के पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है वही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 10 जूल का वर्क डन कर रहे हैं तो 10 वोल्ट ही तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, 12 - 2 करोगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 10। तो वर्क डन भी 10 है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 10 है। तो यहाँ से डेफिनेशन हम सेट करते हैं। इसमें लिखा था इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, और इसकी डेफिनेशन में देखिए क्या चेंज करते हैं। सो नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। The definition is the work done in moving unit test positive charge, test positive charge unit है मतलब 1 कूलम है, from the point of low potential, from the point of low potential to the point of high potential in an electric field. In an electric field is known as electrostatic potential difference, इसी को बोलते हैं electrostatic potential difference। अच्छा इसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट D डॉट वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, सेम फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट पे जो पोटेंशियल है माइनस में इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसमें लिखा था इंफिनिटी से ए तक, इसमें लिखा है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और किस पे वर्क डन है? चार्ज पे। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन अपॉन चार्ज आ रहा है तो यूनिट सेम होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट होगी, जूल पर कूलॉम। और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली दोनों सेम क्वांटिटीज का डिफरेंस ही तो है, तो ये फॉर्मूला भी सेम आएगा, m1 L2 T minus 3 A minus 1। So this will be the dimensional formula of potential difference। अच्छा, अब हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। जैसे बैटरीज के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ लिखा होता है तो उसका क्या मतलब होता है? अब जनरल डिस्कशन के बारे में सुनिए क्या है। सॉरी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर लिया है तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि एक बैटरी लगाने से चार्जेस कहां से कहां फ्लो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किट है और मेरे पास ये एक बल्ब है, इस सर्किट के अंदर अटैच किया और यहाँ पर एक सेल लगा रखा है मैंने, अभी सिर्फ एक सेल लगा हुआ है, और ये कितने वोल्ट का है? तो आंसर है 1 वोल्ट का। तो इसका मतलब क्या है? 1 वोल्ट, यहां से निकाल लो 1 वोल्ट का मीनिंग। 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा? 1 जूल बाय 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज 1 जूल की एनर्जी को रखता है, मतलब 1 जूल की एनर्जी से मूव करेगा। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं माइनस से प्लस की तरफ। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, यहाँ का पोटेंशियल है 1 वोल्ट। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये लो पोटेंशियल टर्मिनल है, यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। सो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ मूव करता है और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इसके जस्ट अपोजिट मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं माइनस टर्मिनल से, और ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहते हैं? ये सारे इलेक्ट्रॉन जाना चाहते हैं बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ। लेकिन कोलिजन करते करते ये इतनी हीट प्रोड्यूस कर देंगे इस बल्ब के अंदर कि ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाना चाहते हैं। और 1 वोल्ट की बैटरी लगाने का मतलब है कि 1 कूलम 1 जूल की एनर्जी से 1 कूलम चार्ज मूव करेगा। 1 कूलम चार्ज का क्या मतलब है? कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ? तो आंसर है 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी होती है? 1 जूल। तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 जूल की एनर्जी से मूव करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 वोल्ट। ये मतलब है 1 वोल्ट। अच्छा, अगर मैं बैटरी को चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बैटरी 12 वोल्ट की लगा दी, अगर मैंने बैटरी यहां से 1 वोल्ट की हटा दी और इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगाई, दिस बैटरी इज ऑफ 12 वोल्ट। अब 12 वोल्ट का मतलब क्या है? 12 वोल्ट का मतलब है कि अब वही 1 कूलम चार्ज कितनी एनर्जी से मूव कर रहा होगा? 12 जूल की एनर्जी से। 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज जा रहा है माइनस से प्लस की तरफ, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन अब कितनी एनर्जी से जा रहे हैं? अब ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 12 जूल की एनर्जी से। तो बताइए फास्ट चलेंगे या स्लो चलेंगे? तो बताइए फास्ट चलेंगे या स्लो चलेंगे? तो आंसर है फास्ट चलेंगे, क्योंकि पहले से ज्यादा एनर्जी है इनके पास। पहले सिर्फ 1 जूल की एनर्जी से जा रहे थे, अब 12 जूल की एनर्जी से जा रहे हैं। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी इनकी। ओके, अगर ये पहले से फास्ट चलेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? तो आंसर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इस कंडक्टर में से, इस सर्किट में से जो फ्लो होने वाला चार्ज है वो पर सेकेंड इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि 12 जूल की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन फास्ट जाएंगे। अगर मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे यहाँ से 1 सेकंड में, अब 50 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीज हो चुका है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि इस सर्किट में क्या बढ़ चुका होगा? इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि इस सर्किट में क्या बढ़ चुका होगा? इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो चुका होगा। और ये बल्ब की ब्राइटनेस भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन 12 जूल की एनर्जी से आकर के कोलाइड करेंगे इसके साथ। कितने इलेक्ट्रॉन? तो आंसर है इतने इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम इसको चेंज करते हैं और चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 220 वोल्ट की बैटरी लगा दी, 220 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। डीसी की बात ही कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की बात ही कर रहे हैं, अभी तक तो एसी करंट पकड़ा नहीं हमने। तो देखिए 220 वोल्ट की बैटरी है, तो 220 वोल्ट की बैटरी क्या करेगी? 220 जूल की एनर्जी से चलाएगी कितने चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को। तो यहां से 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन निकल करके भागेंगे प्लस की तरफ, और कितनी एनर्जी से जाएंगे?
अब जाएंगे 220 जूल की एनर्जी से 220 जूल की एनर्जी से हम देखते हैं बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ जाती है, बल्ब और तेज ग्लो करना शुरू कर देता है। ओके, समझ आ गया सबको? ये क्लियर है? हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से कि अगर बैटरीज के ऊपर ये 2 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए आपको। ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अब, अच्छा किसी को शॉक लगता है तो वो कैसे लगेगा? भैया वायर को टच करना पड़ेगा तभी लगेगा। तो यहाँ पर ये पर्सन हमने बनाया, ये पर्सन है, ये इसने हाथ बढ़ा करके इस वायर को टच कर लिया, क्या होगा? क्या होगा? तो आंसर है कि ये ह्यूमन बॉडी खुद एक कंडक्टर है, ये ह्यूमन बॉडी खुद एक कंडक्टर है। चैप्टर फर्स्ट में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन कौन कंडक्टर है, कौन कौन इंसुलेटर्स हैं। इसमें आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या कर सकता है, ये कंडक्शन कर सकता है। अब 220 जूल की इलेक्ट्रॉन 220 जूल की एनर्जी से इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब जैसे ही इस वायर को टच करता है इतने सारे इलेक्ट्रॉन आकर के इसके हाथ से ऐसा टकराते हैं, तो जैसे ही आकर के यूं टकराएंगे तो इस पर लगाएंगे फोर्स, फोर्स लगाएंगे तो ये दूर जाकर के गिर जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक शॉक। तो डीसी करंट में ये वाला शॉक लगता है, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जा रहे होते हैं और जा करके आपके हाथ में जाने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली ये इतने इलेक्ट्रॉन आकर के आपके हाथ से टकराएंगे 220 जूल की एनर्जी से, ये बंदा दूर जाकर के गिरेगा। दिस इज इलेक्ट्रिक शॉक। तो डीसी करंट में झटका लगता है और आदमी दूर जाकर के गिर जाता है, बस कोई ज्यादा डैमेज नहीं होता। एसी में ज्यादा डैमेज होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे 7 चैप्टर में, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी कर चुके होंगे और जब हम लोग करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये चार्जेस के बारे में पूरा पढ़ चुके होंगे, तब हम एसी को डिस्कस कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। उसके शॉक लगाने का तरीका थोड़ा अलग है, इसके शॉक लगाने का तरीका थोड़ा सिंपल है, एक बार लगेगा झटका। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी सोर्स चार्ज है और मैं आपसे बोलता हूं कि इस सोर्स चार्ज से इतनी डिस्टेंस पर मेरे को पोटेंशियल बताइए कि ये चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, तो उस कैलकुलेशन को देखते हैं कैसे की जाएगी। बेसिकली इसी फॉर्मूला को, इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे हम उस कैलकुलेशन में। चार्ज को मूव करने में जो वर्क डन किया जाएगा वही तो कैलकुलेट करना है हमें। वर्क डन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो इजीली आप पोटेंशियल बता सकते हो उस जगह का कितना पोटेंशियल होगा उस प्लेस पर किसी भी सोर्स चार्ज के कारण। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के आसपास कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। इसके लिए डायग्राम देखिए। सबसे पहले सोर्स चार्ज को हम लोग लिखते हैं प्लस क्यू। चलिए, यहाँ पर ये मेरे पास एक चार्ज पड़ा है इस प्लेस पर, दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव प्लेस्ड द पॉइंट चार्ज एंड दिस पॉइंट चार्ज इज प्लस क्यू। और इससे आर डिस्टेंस पे ये हमने एक डिस्टेंस ली, दिस इज द डिस्टेंस स्मॉल आर। इस डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना रहा है, दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो पी पॉइंट पर खड़े होकर के ये बताना है कि उस पॉइंट चार्ज के कारण जो मेरे से आर डिस्टेंस पर है वो कितना पोटेंशियल बनाएगा इस पी पॉइंट पर। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो आंसर है वर्क डन, निकाल लीजिए। अब कैलकुलेशन के बारे में सुनिए। इसमें एक कंसिडरेशन ये करेंगे कि हम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आएंगे, चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेकर के आएंगे, उसमें जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही तो इस पॉइंट का क्या होगा, वही तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। सो हियर I will take a charge Q which is at infinity, जो infinity पर है। तो मैंने उस टेस्ट चार्ज को कोई बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज ली मैंने, ये A पॉइंट है जहां पर ये टेस्ट चार्ज पड़ा है और ये यहां से लेकर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं। देखो ये इधर आना नहीं चाहेगा, आप खुद सोचो, ये प्लस चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये भी पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, टेस्ट चार्ज है वो भी पॉजिटिव मानते हैं हम लोग। तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, ये इधर आना नहीं चाहेगा, तो मेरे को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मेरे को एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन। चलो डायरेक्शन भी दिखा देते हैं। और इस डायरेक्शन में ला करके मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं ए से बी पोजीशन तक। और कितना डिस्प्लेसमेंट करता हूं? तो आंसर है dx डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। अच्छा, उस समय ये ए पॉइंट इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पर था? तो आंसर है x डिस्टेंस पर था।
हम वैसे तो चार्ज को इंफिनिटी से इससे यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने कोई इंटरमीडिएट स्टेज बनाई है, क्योंकि हमें वर्क डन का फॉर्मूला भी तो बनाना है। अच्छा, अब चार्ज को ए से बी तक लाने में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, किस डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज q नॉट, moving the test charge q naught from moving the test charge by small displacement dx, by small displacement dx। अच्छा, ये कौन से वाले का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं? तो आंसर है एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। वर्क डन इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क डन होगा, यहाँ लिखेंगे f एक्सटर्नल डॉट dx। ये वेक्टर में लिखना है तो वेक्टर में लिख लो, वेक्टर हटाओगे तो यहाँ पर आएगा cos 0 डिग्री, क्योंकि जिस तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 होता है 1, उसको हम लिखेंगे नहीं। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन। सो हियर आई विल राइट total work done by external force, total work done by external force in moving test charge from infinity to point P, from infinity to point P। अब लिमिट लगा देंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे W इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से लेकर के R तक। ये डिस्टेंस अगर इंफिनिटी है तो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है R, तो इंफिनिटी से लेकर के R डिस्टेंस तक उठा करके ला रहे हैं हम इसको। सो दिस इज द लिमिट इंफिनिटी टू R। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर वर्क डन का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा F एक्सटर्नल डॉट dx। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना वर्क करेगा? अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में लिखना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ये सब उसमें भी लिखा जा सकता है, उसमें पजल नहीं होना आपको, बस उसमें माइनस आ जाएगा, क्योंकि जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जिस तरह हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेसिकली हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं पता कितना लगाना पड़ा, हम स्प्रिंग बैलेंस या किसी और डिवाइस को रख करके ये थोड़ी मेजर करेंगे कि कितना फोर्स लग रहा है, हम तो ये लिखेंगे कि ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, और उसके बराबर ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, उसके बराबर ही हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन फोर्स है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और हम डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 180 डिग्री, cos 180 लिखेंगे, सो दिस विल बी माइनस FE डॉट dx, माइनस FE डॉट dx। अच्छा, इस फॉर्मूला में भी फिर ऐसा कर देते हैं, माइनस एक्सटर्नल नहीं लिख रहे अब हम बात कर रहे हैं कौन से फोर्स की, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और नेगेटिव वर्क डन होगा क्योंकि फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ कर रहे हैं। सो दिस विल बी द फॉर्मूला FE डॉट dx। FE की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? ये चार्ज इस पर कितना रिपल्शन फोर्स लगा रहा है बता सकते हैं? तो आंसर है कूलॉम लॉ लगा दो ना, कूलॉम लॉ से बता सकते हैं क्या फॉर्मूला होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है? Q1 ये पहला चार्ज है कैपिटल Q, Q2 ये है टेस्ट चार्ज Q नॉट, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है x, दिस इज द x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं? तो आंसर है A पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करना चाहें तो यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं तो बाद में यहाँ पर पुट कर देना, एक ही बात है। ओके, तो हम लोग FE की वैल्यू पुट करते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी W इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R। सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में,
और cos 180 आएगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये नेगेटिव आ गया। फिर आपको टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना है इन्फिनिटी से आर, और किसकी वैल्यू पुट करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। ये कौन से फॉर्मूला से कर देंगे, कूलम्ब्स लॉ से कर देंगे, ये वैल्यू पुट कूलम्ब्स फॉर्मूला से कर देंगे। ये वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डॉट डीएक्स। अब क्या क्या कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट है माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट इंफिनिटी टू आर, और ये 1/x² dx। 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 लिख सकते हैं। मैं इसको अपस्टेयर्स में लिखूंगा। जब मैं इसको अपस्टेयर्स में लिखूंगा तो इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर -2, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो, x टू द पावर n डॉट dx, दिस इज द फॉर्मूला, x टू द पावर n डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, दिस विल बी माइनस कैपिटल Q स्मॉल q नॉट इंटीग्रेशन, ये पावर है -2, इसमें करना है +1, तो -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, ये रहा फॉर्मूला, x टू द पावर n+1 n जितना भी है उसमें +1 कर दिया, n जितना भी था उसमें +1 कर दिया, और लिमिट क्या है, इंफिनिटी टू r। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करोगे सो दिस विल बी माइनस के क्यू क्यू नॉट x टू द पावर -1 -2 + 1 -1 डिवाइड बाय -1 इंफिनिटी टू r। ये -1 को बाहर ले आओ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे के कैपिटल Q स्मॉल q नॉट, ये -1 को बाहर लाए, ये हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या रह गया, x टू द पावर -1। x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो x टू द पावर -1 को लिख दिया 1/x। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर करेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, w इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, x की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले x की जगह पे लिखेंगे r स्मॉल r, सो दिस विल बी r माइनस, फिर x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। 1/∞ तो 0 होता है, 1/∞ तो 0 होता है, तो इसको लिखेंगे नहीं हम। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय r। ये 1/r था, ये r को यहाँ लिख दिया हमने। सो दिस इज द वर्क डन in moving the test charge from infinity to p point। infinity से p तक लाने में ये वर्क डन करना पड़ा। क्लियर है सबको, हैंड रेस कर दीजिए जल्दी से, कैसे कैलकुलेट किया वर्क डन। क्लियर है सबको, हैंड रेस कर दो जल्दी से, वर्क डन अगर क्लियर है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अब हम लोग अप्लाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस का। सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। So now we will write as per the definition of potential। definition of potential, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा था, क्यू नॉट, क्यू नॉट को लेकर के आ रहे थे, तो क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल वर्क डन, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आएगा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाय आर, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, इस पूरे के डिवाइड में आएगा क्यू नॉट। ये रहा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने बस। ये वर्क डन डिवाइड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, सो पोटेंशियल एट पी इज गिवन बाय के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। इसको ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पी इज गिवन बाय के की वैल्यू पुट कर दो ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर। अब बात आती है इसके कंपैरिजन, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपैरिजन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पोटेंशियल एट पी तो निकाल लिया हमने, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, पी पॉइंट पर पोटेंशियल आपको पता लग जाएगा बस इस फॉर्मूला से, कोई डायरेक्शन नहीं है पोटेंशियल की। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। अच्छा, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर है सोर्स चार्ज।
किस पे डिपेंड करता है? सोर्स चार्ज पे। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा और वैसे वैसे पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कंपैरिजन देखिए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका कंपैरिजन समझ लीजिए। So now we will see the comparison between the electric field and potential at P. इस सोर्स चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, so here I will write electric field at P. Electric field at P is given by KQ upon R square. उसमें भी सोर्स चार्ज आता है और 1 upon R square मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है वो। So this is the electric field vector. और किस डायरेक्शन में होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? आर कैप डायरेक्शन में, मतलब जिस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे होगे उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट P इज AQ अपॉन R। ये डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूला में। ये कौन से रिलेशन को ओबे कर रहा है? तो आंसर है ये ओबे कर रहा है 1 अपॉन R स्क्वायर को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। पोटेंशियल 1 अपॉन R। अगर डिस्टेंस डबल होगी तो पोटेंशियल हाफ हो जाएगा, लेकिन अगर डिस्टेंस डबल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस डबल होगी तो पोटेंशियल तो हाफ होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस डबल होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज हो चुका होगा, 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 1/3। लेकिन अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितना होगा? 1/9 टाइम्स। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, ये 1/r को ओबे करता है। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना सकते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ दिखाएंगे। यहाँ पर हम पोटेंशियल भी लिख रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख रहे हैं, दोनों क्वांटिटीज को दिखा रहे हैं। एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। ये एक्स एक्सिस बता रहा है किसको? डिस्टेंस को। और डिस्टेंस को हम किससे लिख रहे हैं? डिस्टेंस को हम आर से लिख रहे हैं, इन दिस डायरेक्शन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफी ज्यादा कम होगा। सो दिस इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतना था, जैसे ही डिस्टेंस डबल हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4 टाइम्स डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। इसका जो ग्राफ होगा वो स्टीप होगा, ऐसा स्टीप कर्व होगा, अचानक से गिरेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि 1/r स्क्वायर को ओबे करता है। और पोटेंशियल में डिस्टेंस डबल होगी तो पोटेंशियल हाफ होगा। उसका जो कर्व आएगा वो थोड़ा कम डिक्रीमेंट वाला होगा। तो ये 1/r का ग्राफ है, ये ब्लू कलर से जो बनाया ये पोटेंशियल का ग्राफ है, और जो ब्लैक कलर से बनाया वो किसका ग्राफ है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस है 0, तो डिस्टेंस के डबल होते ही या 1 होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और डबल करोगे तो और कम हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल धीरे धीरे कम होगा। वो अभी मैंने आपको बताया स्टेटमेंट में। ग्राफ में ऐसा लिखेंगे, स्टेटमेंट में ये लिखेंगे कि डिस्टेंस डबल करने से पोटेंशियल तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। क्लियर है सबको? So this is the formula of the electrostatic potential at point P due to a source charge, due to a point charge. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में काम आएगा ये फॉर्मूला, KQ/R, पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ओके, अब बात करते हैं डाउट की। किसी को डाउट है तो पूछो इन टॉपिक में, अभी तक जो भी मैंने करवाया। फिर